तो गुड मॉर्निंग। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स का दूसरा लेक्चर, जो कि पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर का कुछ रिवीजन कर देते हैं। पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ा था मैकेनिक्स का डिफिनेशन, स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स, या फिर स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन इट्स कॉल्ड मैकेनिक्स ना। इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि कोई बॉडी है, अगर उस पर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा। तो आप लोग कहोगे कि अगर बॉडी डिफॉर्मेबल है तो डिफॉर्म कर जाएगी, अगर बॉडी रिजिड है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में जाना है। डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है? वो बॉडी जिन अणुओं के बीच की दूरी जो आर नॉट है वो बदल जाए या चेंज हो जाए फोर्स अप्लाई करने पर, ऐसे बॉडी को हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी कहेंगे। रिजिड बॉडी जिनके अणुओं के बीच की दूरी आर नॉट फोर्स अप्लाई करने पर न चेंज हो, ऐसे बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक, हम लोग पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा लास्ट में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में डिफॉर्मेबल बॉडी में क्या मिला, हमको मिला डिफॉर्मेबल बॉडी में और इसके बाद रिजिड बॉडी में अनडिफॉर्मेबल बॉडी होगी। रिजिड बॉडी को ही अनडिफॉर्मेबल बॉडी बोलते हैं। ठीक, इस प्रकार हमको वहाँ पे F इक्वल टू एम ए मिला, इधर स्ट्रेस मिला, स्ट्रेस इक्वल टू F बाई ए। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखा कि जब हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसके बॉडी के वेलोसिटी को चेंज करने का प्रयास कर रहा है या ट्राई टू चेंज ना, या फिर उसके जड़त्व को बदलने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम लोग जाना है इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व क्या होता है। जड़त्व किसी भी बॉडी जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहना चाहती है ना, वो उसका जड़त्व है, उसका जिद्दीपना है। ठीक, तो हम लोगों ने फोर्स का डेफिनेशन जाना कि फोर्स वह बाय बल है या फोर्स वह इंटरनल इफेक्ट है जो किसी बॉडी पे या किसी भी मैटर के ना इनर्शिया को बदलने का प्रयास करता है ना, या बदल देता है, वो उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड है। इसके बाद अब हम लोग को दूसरा लेक्चर में पढ़ना है, वही जो बताए थे स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की ये भी परिभाषा हो सकती है मैकेनिक्स ना, हेडिंग डाल लेना मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इसको कह सकते हैं स्टडी ऑफ रेस्ट, स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन is called मैकेनिक्स, इज कॉल्ड मैकेनिक्स। अब हमको यहाँ पे जानना है रेस्ट और मोशन, कि रेस्ट और मोशन क्या होता है ना। तो बोलेंगे कि रेस्ट जिस बॉडी की वेलोसिटी क्या जीरो ना, जिस बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो उसको कह सकते हैं बॉडी रेस्ट में है, और जो बॉडी मोशन में होगी ना उसकी वेलोसिटी नॉट जीरो ना, उसकी वेलोसिटी नॉट। अब v इक्वल टू जीरो और v इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब किसी भी बॉडी की अगर वेलोसिटी जीरो है तो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। अगर बॉडी मोशन में है तो जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी ना। इसके बारे में हम लोग बात करें तो हमको ये जो अच्छा कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ये हमको कैसे पता चलेगा कि बॉडी रेस्ट में है मोशन में है। तो जो रेस्ट और मोशन है वो एक रिलेटिव टर्म है ना, वो ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा कि बॉडी रेस्ट में है या बॉडी मोशन में है। अब जैसे मान लो कि हो सकता है कि कोई पर्सन देख रहा हो किसी भी चीज को या किसी भी बॉडी को, तो वो बॉडी जब वो देख रहा है तो हो सकता है उसके कंडीशन में वो रेस्ट हो, लेकिन किसी दूसरे पर्सन के कंडीशन में वो मोशन में भी हो सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि रेस्ट और मोशन एक प्रकार का रिलेटिव टर्म है ना। अब वो ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा, जो देखने वाला होगा वो डिसाइड करेगा कि बॉडी क्या है, रेस्ट में है बॉडी मोशन में है ना। तो इसमें एक चीज और जानो कि देयर इज नो बॉडी, देयर इज नो बॉडी इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्युटली रेस्ट ऑफ मोशन, इन द रेस्ट ऑफ मोशन, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मतलब पूर्ण रूप से रेस्ट में हो ना। लेकिन हम लोग को बस ये जाना है कि रेस्ट इक्वल टू जिसका वेलोसिटी जीरो होगा बॉडी रेस्ट में होगी, जो बॉडी मोशन में होगी उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि रेस्ट और मोशन एक प्रकार का रिलेटिव टर्म है, वो ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा कि बॉडी रेस्ट में या बॉडी मोशन में। तो चलिए एक फिगर से समझते हैं कि कोई एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे ना, हम लोगों ने पर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है जो देखने वाला है ना, वो किसी बॉडी को देखा तो उसमें बॉडी ए पे थी, जो बॉडी ए पे थी मान लीजिए इसका वो एक्स वाई थी ना, बॉडी एक्स पे थी। फिर बॉडी कुछ टाइम बीतने के बाद वो बॉडी चली गई पॉइंट बी, क्या है पॉइंट बी है ना,
और पॉइंट बी पे गई तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स एक्स प्लस डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा वाई प्लस डी वाई। बात समझ में आए। मान लीजिए कोई एक ऑब्जर्वर है जो ओ पे है, वो किसी बॉडी को देखा तो बॉडी उस समय पॉइंट ए पे थी, जब पॉइंट ए पे थी तो ये बॉडी ये थी, जब पॉइंट बी पे चली गई तो बॉडी ये ना। तो अब देखते हैं कि ए और बी के बीच में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना। बॉडी ए से बी पे गई है, यानी यहाँ से वहाँ गई है, डिस्प्लेस हुई है ना, यह डिस्प्लेसमेंट है। और जो ये ऑब्जर्वर जब उस समय बॉडी को देख रहा था तो बॉडी ए पे थी ना, फिर बॉडी अब कहाँ चली गई, अब बॉडी बी पे चली गई। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो ओ और ए है, जो ओ और ए है इसका क्या इनिशियल है ना, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और जो ओ बी है क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक। क्यों, क्योंकि बॉडी फाइनल मतलब अंतिम है, ये ओ बी क्या है अंतिम। अब इसके बाद हम लोग को ये देखना है कि जब बॉडी ऑब्जर्वर देखा तो ए पे थी, बॉडी बी पे चली गई, मतलब ए बी क्या है, ए बी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ए बी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ना, क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ए बी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, अब हम लोग को अच्छा, अब इसको हमको बताना है कि बॉडी ए से बी गई कितना गई, तो हमको क्या करना है, फाइनल में से ओ ए को घटा देंगे, यानी ओ बी से ओ ए घटा देंगे तो हमको ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट डी इक्वल टू हम कर देंगे ओ बी माइनस ओ ए। क्या है ए बी, इसको कह सकते हैं ए बी है, क्योंकि ए बी तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और ओ बी क्या है, ओ बी है एक्स प्लस डी एक्स ना, प्लस वाई प्लस डी वाई। अब ऐसा कहना ये वेक्टर है, तो हमको पता है कि अगर किसी भी वेक्टर का हेड से टेल जुड़ा हो, ठीक, देखो ये इसका हेड हो गया, ये इसका हेड हो गया, ये इसका हेड हो गया ना। तो यहाँ से देखो हेड से टेल जुड़ा है, इसका मतलब ये आपस में जुड़ेगा ना। और जहाँ पे हेड जुड़ा है, जैसे यहाँ से हेड या जहाँ से टेल जुड़ा है, ये इन सब का क्या होगा, पैरामीटर या रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का योग होगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग समझ लेंगे एक्स प्लस डी एक्स प्लस वाई प्लस डी वाई, मतलब ये जो एक्स यहाँ से देखो, यहाँ से मतलब हेड और टेल जुड़ा है, तो इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे वेक्टर। ठीक, इसके बाद हमको क्या करना है, घटाना है क्या, एक्स प्लस वाई ठीक। जब यहाँ से घटाएंगे एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, घट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा डी एक्स प्लस डी वाई। तो हम कह सकते हैं डी इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। अब जो डी एक्स है ना, ये एक्स डायरेक्शन में विस्थापन हुआ या एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको लिख सकते हैं एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, और जो ये y है, ये y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि अगर कोई चीज़ देखा तो ये क्या हो गया, ये हमको मिला, हमको जो मिला यहाँ से देखना, अब हमको मिला d इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दो, स्मॉल d ही कर सकते हो, d इक्वल टू क्या मिला है, x प्लस dy। अच्छा बताओ, एक टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, क्योंकि देखो जब बॉडी यहाँ थी तो कुछ टाइम बाद बॉडी यहाँ गई, फिर बॉडी यहाँ चली गई, तो कुछ टाइम के साथ हुआ है। अगर इसको हम लोग टाइम से भाग देंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगी ना, टाइम से भाग देंगे तो हमको वेलोसिटी पता चल जाएगी। और इससे क्या पता चलता है, अगर किसी भी बॉडी का पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ चेंज होगा। अच्छा चलो पहले देख लो, यहाँ पर टी से अगर हम लोग भाग में देते हैं तो यहाँ पे भी हो जाएगा डी टी ना अपॉन डी एक्स टी अपॉन डी वाई टी। अगर क्या आ जाएगा, ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी आ गई ना, वेलोसिटी का देखो डी बाई डी टी, वी इक्वल टू डी बाई डी टी, तो इसको लिख सकते हैं वी इक्वल टू, और जो डी एक्स बाई टी है ना, इसको हम लोग कर सकते हैं यू ना, इसके बाद इसको प्लस कर सकते हैं वी ना, ये हमको वेलोसिटी पता चल गई। अब जो वेलोसिटी है ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है और ये वाई डायरेक्शन वेलोसिटी है।
कह सकते हैं कि dx की जगह पे u रखने पे और dy की जगह पे d रखने पे हमको वेलोसिटी पता चल जाएगी। यानी जो u होगा वो x डायरेक्शन वेलोसिटी होगी, जो v होगा वो y डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी ना। इसके बाद अब देखो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से रिवीजन हम कर लेते हैं क्या क्या हमने किया, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो एक बार देखो, कोई ऑब्जर्वर था जो एक बॉडी को देखा, उसमें बॉडी पोजीशन जो उसका था वो ए पे था। इसके बाद वो कुछ टाइम बीतने के बाद उसका पोजीशन बी हो गया, मतलब बॉडी वहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो गया, वहाँ चली गई ना। लेकिन ऑब्जर्वर ही देख रहा है यही, तो ये जब देखा तो बॉडी ए पे थी जो एक्स प्लस डी एक्स और वाई थी, और यहाँ पे जो देखा एक्स प्लस डी एक्स और वाई प्लस डी वाई ना। तो इसके बाद हम लोग को जाना कि ओ ए जो है वो हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, जो ओ बी है वो हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर है। आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए कि बॉडी ए से बी गई है तो कितना दूरी गई है, तो कैसे पता चलेगा। पोजीशन फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि बॉडी ए से बी में कितना दूरी है या कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक, वो पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसमें घटा दिया, जो डी है हमारे ए बी कह सकते हैं, ए बी तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ए बी ही हुआ, ठीक। इसके बाद हम लोग यहाँ से इसको घटाया तो यहाँ से एक्स एक्स हट जाएगा, डी एक्स प्लस डी वाई, जो डी एक्स है वो एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है, जो डी वाई है वो वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है ना, वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हम लोगों ने अच्छा जब डिस्प्लेसमेंट में अगर टी से भाग देंगे तो वेलोसिटी पता चल जाएगी, ठीक। क्यों, क्योंकि टाइम के साथ डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टी से भाग दिए तो ये वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी यानी वी हो जाएगी, और ये जो डी एक्स टी है वो एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी हो जाएगी, और ये जो है वाई डायरेक्शन वेलोसिटी हो जाएगी। यही से हमको मिलेगा v इक्वल टू यू प्लस वी। तो हम कह सकते हैं कि अगर डी एक्स प्लस डी वाई अगर पोजीशन वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर क्या है, ये है, या तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर या कोई भी पोजीशन वेक्टर ना, ये इसकी स्थिति है ना, स्थिति। तो हम कह सकते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर है अगर टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज हो रहा है, जो पोजीशन वेक्टर है वो टाइम के रिस्पेक्ट में न चेंज हो रहा हो, तो डी एक्स प्लस डी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। क्यों, क्योंकि अगर पॉइंट ए पे है तो वहीं पे रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, टाइम बढ़ता रहा, जो उसका स्थिति है वो पॉइंट ए पे ही रहेगा। या तो ये भी हो सकता है कि जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है और जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर वो दोनों एक ही पॉइंट पे हो, ये भी हो सकता है, तभी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। और जब भी किसी चीज़ की डी एक्स प्लस डी वाई, तो जब भी डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू जीरो होगा मतलब क्या है, वेलोसिटी जीरो है। जब वेलोसिटी जीरो होगी तो बॉडी रेस्ट में होगी, और जब वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, टाइम के रिस्पेक्ट में बदलता रहेगा, तो वेलोसिटी यानी वो जो बॉडी होगी ना वो बॉडी मोशन में होगी। जब बॉडी मोशन में होगी तो बॉडी रेस्ट में नहीं हो सकती ना। रेस्ट में के लिए ये रेस्ट के लिए तो कह सकते हैं कि रेस्ट के लिए कह सकते हैं कि बॉडी का जो पोजीशन वेक्टर होगा, वो समय के रिस्पेक्ट में अपरिवर्तित रहेगा ना, अपरिवर्तित। अब पोजीशन वेक्टर न चेंज हो मतलब जो पॉइंट जहाँ वहीं पर रहेगा, तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। तो कह सकते हैं कि जब वेलोसिटी इक्वल जीरो मतलब ये पोजीशन वेक्टर ना, पोजीशन वेक्टर टाइम के रिस्पेक्ट में अपरिवर्तित रहेगा। जब v इक्वल टू नॉट जीरो मतलब जो पोजीशन वेक्टर है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहेगा ना। तो कह सकते हैं कि बॉडी मोशन में। इतनी बात क्लियर है, अगर क्लियर है तो हम इसको रफ करें। इतनी बात समझ में आई तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया, चलो इसको हम लोग रख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ना। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी का मान लो कि कोई बॉडी है जो किसी डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी बॉडी है या कोई पर्सन देख रहा है, तो कैसे बताएगा कि बॉडी का वेग या बॉडी किस दिशा में मोशन कर रही है।
तो चलिए हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। हेडिंग डालते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ना, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। चलिए समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉडी है, ना, और यहाँ पे कोई बॉडी, ठीक है, या इसको कोई आदमी भी समझ सकते हो या बॉडी भी है, कुछ भी समझ सकते हो, ठीक। तो जो है ये इधर जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ना, और जो ये है इधर जा रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ना। तो ये ए है और ये बी है ना। जब बी देखेगा ए को, जब बी देखेगा ए को, तो क्या बोलेगा कि वो किस डायरेक्शन में और किधर जा रही है और कितने स्पीड से जा रही है। जब बी देखेगा, जब ये देखा मतलब ऑब्जर्वर ये हुआ, जब ये ऑब्जर्वर हुआ, तो देखो जो देखने वाला है ना वो अपना सब कुछ देख के न्यूट्रल होगा, तभी वो देख पाएगा कि जो बॉडी है वो किधर जा रही है, किस वेग से जा रही है। तो देखने वाला हमारे पास बी है ना, बी देख रहा है, तो बी के पास क्या है 20 किलोमीटर इधर डायरेक्शन में है ना, क्या है इसका इधर। अब इसको देखना है ना, जब इसको देखना है तो ये अपना सारा कुछ डायरेक्शन बदल के देगा किसको, इसको ना। तो जब इसको देगा मतलब इस डायरेक्शन में देगा ना, इस डायरेक्शन में, ये इधर जा रहा है तो इस डायरेक्शन में देगा। तो जब इधर देगा तो 40 + 20 कितना आ जाएगा 60 km प्रति घंटा। जब ये देखेगा तो इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ये न्यूट्रल हो गया। जब न्यूट्रल होगा तभी ना उसको ऑब्जर्व करेगा। तो जब उसको ऑब्जर्व किया तो वो बी बता रहा है कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से इधर जा रहा है। बात समझ में है? अब देखो, अब यहीं से हम लोग कहेंगे कि अब जब ए देखेगा बी को, जब ए देखेगा बी को, जब ए देखेगा तो इसका क्या है 20 है और इसका क्या है 40 है। चलो देखते हैं। जब ए देखेगा, अब ए देख रहा है तो ए क्या करेगा अभी बताएं। जो देखेगा वो अपना सारा कुछ देगा, जिसको देख रहा है उसको, तब वो अपने आप को रेस्ट में लेगा, तभी किसी चीज़ को क्या कर पाएगा, ऑब्जर्व कर पाएगा। तब ए को देखना तो ए अपना 40 किलोमीटर जो है ये टोटल वेलोसिटी किसको देगा, बी को देगा, और इधर जा रहा है मतलब इस डायरेक्शन में देगा ना। जब इस डायरेक्शन में देगा तो इसके पास हो जाएगा 60 km प्रति आवर। तो ये बोलेगा कि जो ये बॉडी है ना वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इधर जा रही है। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो एक और उदाहरण देखो, आपका और क्लियर हो जाए। आप समझते हैं, ये बॉडी है ठीक, इधर जा रही है 40 km प्रति आवर से, ये भी इधर ही जा रहा है लेकिन 20 km प्रति आवर से। अब जब बी देखा ए को कि वो किधर जा रहा है ना, या वो बताएगा कि उसका क्या है वेलोसिटी, क्या है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। जब बी देखेगा तो बी अपना देगा इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन देगा इसको डायरेक्शन बदल के इस डायरेक्शन में। जब इधर देगा ये 20 km प्रति आवर, तो 20 से 20 घटेगा कितना बचेगा, 20 घटेगा, जो कि 20 इधर रहेगा। तो बोलेगा कि जो ए है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इधर जा रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इधर जा रहा है। लेकिन जब ए बी को देखा तब क्या होगा, जब ए बी को देखेगा तो क्या होगा, अब देखते हैं। अब ए है, ए देख रहा है बी को, बी इधर जा रहा है 20 से, लेकिन जब इसको देखना है ये ऑब्जर्वर बन गया तो ये अपना 40 देगा, किसको देगा, बी को देगा। बी को जब देगा तो डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन बदल के इधर देगा, तो इसके पास हो जाएगा ये 40 km प्रति घंटा, और इसके पास 20 है, मतलब जो बॉडी है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इधर जा रही है। वो ए को देखो, तो इसी से कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर होगा वो डिसाइड करता है कि बॉडी किस स्टेट में है या किस अवस्था में है, ठीक, देखने वाला डिसाइड करता है। इसी से हमको पता चलता है
जब आप मेट्रो में सफ़र करते हैं तो बोला जाता है, जो वहाँ पे मेट्रो में जो लोग बैठे होते हैं तो बोलते हैं कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगला स्टेशन बनारस आने वाला है। क्या स्टेशन आता है कि यात्री स्टेशन पे जाता है। लेकिन जब उस समय सेंस बोला जाता है तो उसको भी समझ लो कि मान लो ये हमारी ट्रेन है, ये हमारी मेट्रो है, ठीक, हमारी मेट्रो है, इसमें कोई आदमी बैठा हुआ है ना, इस पर लॉन्च हो रहा है, कृपया ध्यान दें अगला स्टेशन बनारस आने वाला है, ठीक। ये मान लेते हैं स्टेशन है, ठीक, ये हमारा स्टेशन है, ठीक, ये हमारा स्टेशन है, इसको VNS कर लो, ठीक। देखो मान लो एक ट्रेन है ना जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, ठीक, लेकिन स्टेशन की वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वो एक जगह पे फिक्स है ना। अब ये जा रहा है, इधर को जा रहा है ना। अब देखो, तो मान लो कि इसमें जो बैठा आदमी है वो उसको बनारस जाना है, तो वो क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, वो अपना सारा वेलोसिटी किसको देगा, स्टेशन को, और इधर जा रहा है तो किधर देगा, इसी तरह देगा 80 के ना। तो इसको लगेगा कि वो स्टेशन ही क्या हो रहा है, उसकी तरफ आ रहा है, कितने से, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। बात समझ में आई, समझ में आई तो देख लो, नोट कर लो, यही होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक। मतलब जो ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे जो अलाउंस होता है वो सही होता है, लेकिन अगर आप स्टेशन पे रहोगे तो ये बोला जाएगा कि जो फलाना नंबर की ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। तो इससे भी आपको समझ, इसीलिए ट्रेन में बैठते समय हम लोगों पेड़ पौधे सब पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर है, जरूर क्लियर होगा। उम्मीद है कि आप लोग बहुत समझदार हैं, जीनियस है, ठीक। चलिए यहाँ तक ध्यान दिए, ठीक। ये ध्यान रहे कि जब हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में उसी बॉडी का रेस्ट और मोशन में स्टडी करते हैं जिन बॉडी की वेलोसिटी ना लाइट के वेलोसिटी से कम हो, उसी के बारे में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में उसी बॉडी के हम लोग अध्ययन करते हैं। अब हम लोग जानते हैं इसमें एक टर्म आता है इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ना। इसमें ना जो इनर्शियल फ्रेम होगा उसमें बॉडी किसी ऐसे प्लेन के ऊपर होगी या ऐसे फ्रेम के ऊपर होगी जिसके पास त्वरण 0 हो। मतलब कोई बॉडी ऐसी होगी, वो किसी ऐसे प्लेन पे होगी जिस प्लेन की वेलोसिटी या जिस फ्रेम की जो त्वरण है ना, जो एक्सेलरेशन है ना, जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगा ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में कोई बॉडी ऐसे प्लेन के ऊपर होगी जिसके पास एक्सेलरेशन हो ना, मतलब 0 ना के कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई बॉडी ऐसी बॉडी होगी जो किसी ऐसे प्लेन के ऊपर होगी जिसके पास त्वरण हो ना, उसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। और कोई ऐसी बॉडी होगी जो ऐसे फ्रेम के ऊपर होगी जिसके पास एक्सेलरेशन ना हो, तो उसको बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। जैसे हमारा अर्थ हो सकता है, इसमें ना अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो बहुत कम है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, जैसे मान लो कोई बॉडी ए पे है, वो बी पे चली गई ना, उसका डिस्प्लेसमेंट, मान लो बॉडी ऐसे ऐसे घूम के गई है, कुछ भी जा सकती है, ऐसे गई है ना, लेकिन पॉइंट ए से बी जो बॉडी गई है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप कहोगे कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हुआ है, लेकिन बॉडी का जो डिस्टेंस है वो ऐसे ऐसे घूम के गई है ना, ऐसे ऐसे। तो क्या कभी डिस्प्लेसमेंट, क्या कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है, तो बोलोगे नहीं, लेकिन हाँ मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कभी बराबर नहीं होते, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है। तो आज के लिए इतना है, चलो एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं।
और जो लोग अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखे वो पहला लेक्चर देखें, तब उनको समझ में आएगा। इसके बाद दूसरा लेक्चर सीक्वेंस वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोई बॉडी है, अगर उसकी वेलोसिटी 0 है, बॉडी है उसकी वेलोसिटी 0, तो बोलेंगे बॉडी रेस्ट में है। रेस्ट मतलब बॉडी रेस्ट में है ना। रेस्ट मतलब वहाँ से आप लोग फिगर से समझा कि मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है जो किसी बॉडी को देख रहा है, वो बॉडी ए पे थी, फिर वो बॉडी बी पे चली गई, तो जी इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। लेकिन बॉडी का जो इनिशियल पोजिशन वेक्टर है वो ओ ए है, जो फाइनल पोजिशन वेक्टर है वो ओ बी है ना। तो अब अगर ए बी से ओ ए और ओ बी घटा देंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ये डी मिल जाएगा ना, डी मिल जाएगा। इसके बाद जब बॉडी कोई मोशन में होगी, इसका मतलब उसके पास वेलोसिटी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 व 0 के बराबर नहीं होगी, उसके पास कोई ना कुछ मोशन होगा। ठीक, यहाँ से हम लोग को जो मिला था डी इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई कह सकते हैं। अगर किसी भी बॉडी का जो पोजीशन वेक्टर है वो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ना चेंज होता हो तो डी एक्स प्लस डी वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो इसको हम कह सकते हैं बॉडी रेस्ट में है। ठीक, बॉडी रेस्ट में है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ, यही पढ़ा था हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, जिसमें क्या था कि जो कुछ भी देखने वाला है, जो ऑब्जर्वर है, अपना सब कुछ अपना सब कुछ देख के, जिसको देख रहा है उसको अपना सब कुछ दे दे, अपने आप को न्यूट्रल कर ले, अपने आप को न्यूट्रल कर ले। जब न्यूट्रल कर लेगा तभी वो किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएगा। तो मान लो जैसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लो कोई पॉइंट ए है जो किसी पॉइंट बी को देख रहा है, जो किसी पॉइंट बी को देख रहा है, जो बी को देख रहा है उसकी वेलोसिटी 60 है ना, और ये जो इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये 20 से जा रहा है। जब ये देखेगा तो 20 अपना इधर देगा, तो ये बताएगा कि 40 से इधर जा रहा है ना, 40 से इधर। यहाँ पे मान लो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा इनर्शियल फ्रेम, ऐसी बॉडी जो किसी ऐसे फ्रेम के ऊपर हो जिसके पास एक्सेलरेशन ना हो, वैसे बॉडी को लोग बोलते हैं, वैसे फ्रेम को लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। जिस फ्रेम के पास वेलोसिटी 0 ना मतलब एक्सेलरेशन हो, उस फ्रेम को हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ना। ठीक, आज हम लोग के आज के लिए इतना है, तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे।